नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं आज भी आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के आईएमपी क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न, ताजमहल होटल की मुख्य इमारत का निर्माण कौन सी शैली टाटा द्वारा करवाया गया था? तो आंसर है इंडो सर्केनिक शैली, उस शैली का नाम है। ताजमहल होटल पैलेस मुंबई का 5 सितारा होटल है। ताजमहल होटल की मुख्य इमारत का निर्माण इंडो सर्केनिक शैली में टाटा द्वारा करवाया गया था तथा इसे पहली बार 16 दिसंबर 1903 को खोला गया था। ताजमहल का निर्माण द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के कहने पर हुआ था, जिन्होंने महसूस किया कि बॉम्बे के अनुरूप की एक होटल की आवश्यकता है। इसके मुख्य शिल्पी सीताराम खंडेराव वैद्य एवं डीएन मिर्जा वो थे तथा यह प्रोजेक्ट एक इंग्लिश इंजीनियर डब्ल्यू.ए. चैम्बर्स द्वारा पूरा किया गया था। इसके निर्माणकर्ता खान साहेब सोराबजी रतनजी थे, जिन्होंने इसकी प्रसिद्ध मध्यवर्ती तैरती हुई सीढ़ियाँ भी डिज़ाइन की थी और इसके निर्माण की कुल लागत थी डॉलर में आज के 127 मिलियन है। वह स्थान जहां टावर विंग है एक होटल हुआ करता था, जिसे ग्रीन्स होटल एट दी अपोलो बंदर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में ताजमहल होटल ने खरीद लिया और 1973 में ग्रीन्स होटल को तोड़ दिया गया और इसके स्थान पर वर्तमान टावर विंग बना दिया। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में प्रथम रेल कब चली? मैंने भारत में नहीं पूछा है, ये अलग प्रश्न है। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो आंसर है विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी और भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बता दें कि यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक चली थी। हालांकि इस पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी। इस ट्रेन को 33.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवा घंटे का वक्त लगा था और पहली बार ट्रेन की परिकल्पना 1604 में इंग्लैंड के वोलाटैन में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काठ के डिब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेनों को घोड़े ने खींचा था। इसके 2 शताब्दी बाद फरवरी 1824 में पेशे से इंजीनियर रिचर्ड ट्रेवेथिक को पहली बार भाप के इंजन को चलाने में सफलता मिली। ये पहला आधिकारिक रेलवे इंजन था। कोयले और भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में भाप का इंजन बनाया, जो शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। और सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया है, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक का 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया गया। तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से ये भी। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो आंसर है खेड़ा सत्याग्रह को। और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। और चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो उसके बाद ही चंपारण सत्याग्रह के बाद ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ और खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। तो चलिए अगला प्रश्न, 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण केस क्या है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत एक केस था, जिसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत एक केस था जिसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। वह केस सन 1975 में राजनारायण द्वारा दायर किया गया था, जो चुनाव में इंदिरा गांधी से हार गए थे। न्यायमूर्ति जगन मोहन लाल सिन्हा ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में श्रीमती गांधी की जीत को अवैध करार दिया और उन्हें 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। इस निर्णय से भारत में एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया और इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जो 1975 से 1977 तक रहा। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो राजनारायण थे वो भारत के एक राजनेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को रायबरेली से हराया था। उन्हें लोक बंधु कहा जाता है। तो ये है राजनारायण वो, और उनका 2007 के एक टिकट पर राजनारायण की तस्वीर छपी थी, तो आप देख लीजिए। और ये है जगन मोहन लाल सिन्हा, जो न्यायमूर्ति थे, भारत के एक न्यायमूर्ति थे जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवाएं दी थी। वह 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण केस में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। तो ये है वो। तो चलिए अगला प्रश्न। आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए। और मैं और भी टॉप वैल्यू क्वेश्चंस केबीसी के लिए लाऊंगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए एक रुई का कारखाना लगाया। तो 1874 में तो कारखाने का नाम क्या रखा था? तो आंसर है कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल। इम्प्रेस का मतलब महारानी रखा था। तो वह दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज़ अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे और 29 साल की आयु तक जमशेद जी अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे। तो 1868 में उन्होंने 21,000 रुपये के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया था। उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने इसे खासे मुनाफे में बेच दिया और इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल रखा। इम्प्रेस का मतलब होता है महारानी। तो पढ़ लीजिए आप, और आगे का चाहिए तो चलिए अगला प्रश्न। वर्की फाउंडेशन क्या है और उसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो वर्की GEMS फाउंडेशन एक वैश्विक धर्मार्थ नींव है जो अल्प पोषित बच्चों के लिए शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह 2010 में किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 स्कूलों के सबसे बड़े संचालक जेम्स एजुकेशन के संस्थापक और अध्यक्ष भारतीय व्यापारी सनी वर्फी द्वारा बनाया गया था। और ये है वर्की फाउंडेशन का लोगो। मैं और भी आगे दिखाऊंगी क्लियर से, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए। तो वर्की फाउंडेशन शुरुआत में वर्की GEMS फाउंडेशन एक वैश्विक धर्मार्थ नींव है जो अल्प पोषित बच्चों के लिए शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह 2010 में किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 स्कूल के सबसे बड़े संचालक जेम्स एजुकेशन के संस्थापक और अध्यक्ष भारतीय व्यापारी सनी वर्की द्वारा बनाया गया था। और ये है वर्की फाउंडेशन का लोगो और उनका मोटो है चेंजिंग लाइव्स थ्रू एजुकेशन। तो आप अच्छे से देख लीजिए ये भी लोगो कैसा है। और सनी वर्की कौन है? तो एक अनिवासी भारतीय है, दुबई स्थित शिक्षा उद्यमी और शिक्षा परोपकारी है। वह वैश्विक सलाहकार और शैक्षिक प्रबंधन फर्म जेम्स एजुकेशन के संस्थापक और अध्यक्ष है, जो 4 देशों में 52 स्कूलों के नेटवर्क के साथ दुनिया में निजी किंडरगार्टन से ग्रेड 12 स्कूलों का सबसे बड़ा संचालक है। और आगे का भी आप सब पढ़ लीजिए, देखिए आप। और ये है सनी वर्की। और वर्की ने द गिविंग प्लेज के लिए प्रतिबद्ध किया। अपने जीवन काल में परोपकारी कार्यों के लिए अपने पैसों का कम से कम आधा हिस्सा दान करने की कसम खाई। वह प्रतिज्ञा में शामिल होने वाले पहले शिक्षा उद्यमी हैं।
और ये है हमारे रंजित सिंह डिसले, जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ अवार्ड मिला है। तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ वर्की फाउंडेशन द्वारा एक वार्षिक $1 मिलियन का पुरस्कार एक शिक्षक को दिया जाता है जिसने इस पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले शिक्षकों के नामांकन दुनिया भर में सार्वजनिक रूप से खुले हैं और शिक्षक खुद को नामांकित भी कर सकते हैं और इसके तहत $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने पेशे हेतु उत्कृष्ट योगदान दिया है। वर्की फाउंडेशन इस पुरस्कार का संस्थापक है, जो कि एक वैश्विक धर्मार्थ संस्थान है तथा शिक्षा के मानकों में सुधार लाने पर केंद्रित है। और रंजित सिंह डिसले ने घोषणा की है कि कुल पुरस्कार का राशि का 50% 9 फाइनलिस्ट को दिया जाएगा, जिससे 9 देशों के हज़ारों बच्चे क्वालिफाई कर सकेंगे। शिक्षण भुगतान करना होगा। डिसले गुरुजी को मिले पैसे का इस्तेमाल टीचर इनोवेशन फंड में किया जाएगा, जिससे शिक्षकों में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। और ये है स्टीफन फ्राई, जिन्होंने उनको अवार्ड की घोषणा की थी। आपने सब ने टीवी पर भी देखा रहेगा। तो ये स्टीफन फ्राई कौन थे? तो ये पूर्ण रूप से स्टीफन जॉन फ्राई, ये लंदन और इंग्लैंड वहाँ पे रहने वाले हैं। ब्रिटिश अभिनेता, हास्य अभिनेता, लेखक, पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। विशेष रूप से उनके गुणी आदेश और अंग्रेजी भाषा के हास्यपूर्ण हेरफेर के लिए जाने जाते हैं। दोनों भाषणों में लेखन उन्हें विशेष रूप से सबसे गंभीर या वर्जित विषयों को भी अपवित्र करने की उनकी क्षमता के लिए सराहा जाता है। तो देखिए आप कितने, एक प्रश्न में से कितने प्रश्न है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए। बहुत IMP सब क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? मैं और भी टॉप वैल्यू क्वेश्चंस के सीरीज़ लाऊंगी। आप बताइए आपको कैसे लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।